नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैराथन दौरा लगातार जारी है। सीएम योगी आज मिर्जापुर और गोरखपुर का दौरा करेंगे। सीएम आज सुबह वाराणसी में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के बाद मिर्जापुर का रुख करने वाले हैं, जहां वो सड़क मार्ग से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम योगी मंडलायुक्त के सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही मीडिया ब्रीफिंग करते हुए गांव का निरीक्षण भी कर सकते हैं। इसके बाद सीएम 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी करने वाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर के सोनबरसा परिसर में स्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में संचालित 200 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों जिस तरीके के हालात देखने को मिले, ऐसे में सीएम का यह निरीक्षण काफी अहम। तो कोविड कमांड सेंटर का रुख करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस दौरान जिलों में तूफानी दौरा सीएम का लगातार जारी है। आज मिर्जापुर जिले का भी दौरा करेंगे, वाराणसी में इस समय मौजूद हैं। कल शाम को काशी विश्वनाथ के दर्शन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए थे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सेवा काल के दौरान मृत शिक्षकों के उन आश्रितों को जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी पास नहीं है लेकिन स्नातक उन्होंने किया हुआ है, सरकार उन्हें विभाग में कनिष्ठ सहायक यानी कि क्लर्क की नौकरी देने वाली है। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से संक्रमित होकर जान गंवाने वाले शिक्षकों के मामलों के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। इस बारे में शासनादेश आज जारी होने की संभावना है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया है कि राज्य सरकार के अन्य विभागों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले मृतक आश्रितों को तृतीय श्रेणी की नौकरी देने की व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन सेवा काल के दौरान जान गंवाने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के आश्रितों के मामले में इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। शासनादेश आज जारी हो सकता है। तो वहीं सीएम योगी कोविड प्रबंधन के लिए रोजाना टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को हुई बैठक में सीएम ने अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में पीआईसीयू यानी कि पीडियाट्रिक आईसीयू और एनआईसीयू स्थापना को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा है कि सभी 58 मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड के पीआईसीयू स्थापित किए जाने ही चाहिए। इसके साथ 50 बेड का एनआईसीयू की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वर्तमान में 1900 बेड की क्षमता है, इसे 5800 किया जाए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि अस्पतालों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखी जाएं। ग्राम प्रधानों सदस्यों के शपथ ग्रहण और ग्राम प्रधान की पहली बैठक कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो। किसी जुलूस या फिर सभा का आयोजन न होने दिया जाए, इसका सख्ती से पालन हो। तो वहीं सूबे में कोरोना संक्रमण की जांच को लेकर अब हर दिन नया रिकॉर्ड बनने लगा है। सोमवार को उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर 3,26,000 लोगों का टेस्ट किया गया। अभी तक प्रदेश में कुल 4,70,00,000 लोगों की कोरोना से जांच कराई जा सकी है। कोरोना की जांच के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 पर चल रहा है। तो वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर अभी तक 3,30,00,000 लोगों की जांच हुई है। यूपी शुरुआत से ही कोरोना जांच के मामले में आगे चल रहा है। 19 मई से हर दिन 3 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना जांच किसी दूसरे राज्य में नहीं हो रही है। खास बात यह भी है कि 31 मार्च के बाद से अब तक लगातार जितने लोगों की कोरोना जांच हो रही है, उनमें से 65% लोग ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि विपक्षी लगातार इस पूरे मसले को लेकर के हमलावर हैं। जितनी बार भी आंकड़ा जारी होता है कोरोना संक्रमितों का, विपक्षियों की तरफ से कहा जाता है कि एंटीजन टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जिसकी विश्वसनीयता बहुत कम है। आरटीपीसीआर टेस्ट होने चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ 1 मई से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने की वजह से प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का रिकवरी रेट अब 94.30% आ गया है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य
अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड संक्रमण के 3,981 मामले सामने आए हैं और 11,918 ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना को मात दी डिस्चार्ज हुए हैं, अपने घर वापस लौटे हैं। तो वहीं 76,703 सक्रिय मामले अब तक सूबे के अंदर हैं। 24 घंटे के अंदर 157 लोगों ने कोरोना से वो हार गए हैं इस जंग को और उनकी जिंदगी खत्म हुई है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि हर अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अब हमारे कई अस्पतालों और रिफिलिंग सेंटर्स के पास बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। भविष्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए 450 से ज्यादा प्लांट प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। वहीं सपा सांसद आजम खान का मेदांता लखनऊ अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। 9 मई को कोरोना संक्रमण के कारण मेदांता में भर्ती हुए थे आजम खान। उनका स्कैन हुआ जिसमें उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस और कैविटी डिटेक्ट हुई है। आजम खान को 5 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के साथ वार्ड में रखा गया है। उनकी तबीयत अभी भी क्रिटिकल केयर यूनिट देख रही है, लेकिन स्थितियां नियंत्रित हैं ऐसा कहा जा रहा है। और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने के लगभग 20 दिनों के बाद नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई। आज से ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन करीबन 22,000 से ज्यादा गांवों में चूंकि वो वहां पर पंचायत का जो कोरम है वो पूरा नहीं हो सका है, ऐसे में इन गांवों में उपचुनाव कराने के बाद ही निर्वाचित प्रधानों को शपथ लेने का मौका मिल सकेगा। नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को होगी। इसमें कार्य संचालन के लिए 6 समितियां गठित की जाएंगी। आपको बता दें कि गांव की सरकार बनाने में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 22,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कोरम पूरा नहीं हो सका, यानी कि ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के अलावा 2/3 ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव अभी तक नहीं हो सका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, आज से शपथ ग्रहण का वर्चुअली कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 22,000 गांवों के नवनिर्वाचित प्रधान शपथ नहीं लेंगे। बिल्कुल पूजा जी, देखिए उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 22,000 जो ग्राम प्रधान हैं वो शपथ नहीं ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी कि गांवों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजिंग और सरकार की जो योजनाएं हैं वो मूलभूत आधारभूत अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से ग्राम प्रधानों की शपथ नहीं हुई थी तो कहीं ना कहीं योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही थी। सरकार ने तय किया 25 और 26 मई को पूजा शपथ ग्रहण कराया जाएगा ग्राम प्रधानों का, लेकिन 2/3 सदस्यों का निर्वाचित ना होने से उक्त ग्राम पंचायतों के प्रधान शपथ नहीं ले पाएंगे। पूजा, ये 22,000 ग्राम प्रधान हैं जो उत्तर प्रदेश में आज और कल के कार्यक्रम में शपथ लेने से वंचित रह जाएंगे और उन ग्राम पंचायतों में सरकार की जो योजनाएं हैं वो हूबहू रहेंगी, यानी कि सरकार का जो सहायता राशि है, चाहे वो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि की बात हो, या फिर गाँवों को सैनिटाइजिंग करने की बात हो, या फिर गाँव के विकास की शुरुआत हो, उसमें कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत मरहूम रहेंगी 22,000 उत्तर प्रदेश से। और ये आंकड़ा पूजा 58,000 का लगभग 1/4 होता है, यानी उत्तर प्रदेश की 1/4 ग्राम पंचायतों के प्रधान पूरी तरीके से अपने कामकाज से वंचित रह जाएंगे। पूजा, बिल्कुल अपने कामकाज से वंचित रह जाएंगे। साथ में संजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म होता है तो इसके बाद आगामी कड़ी की तरफ आगे बढ़ सकता था, जो प्रोटोकॉल है वो अब नहीं बढ़ पाएगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि पहले जो है पुनर्चुनाव करवाओ, उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, देखिए जहां ग्राम पंचायतों का चयन नहीं हुआ पूजा, वहां पर ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा। इसके अलावा तमाम ग्राम प्रधान ऐसे हैं जिनके निर्वाचित होने से पहले या निर्वाचित होने के बाद कोरोना के चलते या फिर अन्य अपराधों के चलते मृत्यु हो गई है, तो ऐसी ग्राम पंचायतों में दोबारा चुनाव कराया जाना सुनिश्चित करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद ही इन 22,000 ग्राम प्रधानों की शपथ संभव हो सकेगी। हालांकि इससे सरकारी योजनाओं और कोरोना की रोकथाम में जो
हर संभव प्रयास जो गांव की छोटी सरकार करती, उससे कहीं ना कहीं गांव के लोग मरहूम रहने वाले हैं पूजा। और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरह जुड़ने के लिए संजीव, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो संजीव हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से ग्राम पंचायतों में 22,000 ग्राम पंचायतें अब ऐसी होंगी जो कि जिनको अभी उनका संघर्ष बाकी है, क्योंकि पुनर्चुनाव होंगे। पुनर्चुनावों के बाद ही आगामी प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मद्देनजर जहां प्रदेश के व्यक्ति लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर कैद हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कौशल विकास स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जमीनी स्तर पर उतरकर सरकार की ओर से चलाई गई लॉकडाउन में सामूहिक किचन का निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर समाज सेवियों की ओर से संचालित सामूहिक किचन का निरीक्षण किया। तो वहीं निरीक्षण करने के दौरान मंत्री ने तमाम जो वंचित लोग थे उनके साथ अपने हाथों से उनको भोजन परोसा है। साथ ही लोगों के साथ जमीन पर बैठकर उनसे बातचीत करी। सामुदायिक किचन के खाने का लुत्फ भी उठाते नजर आए। सब लोग मिलकर के एक बहुत सुंदर सेवा, जो निर्धन और तृप्त लोग हैं, ऐसे लोगों को शाम को प्रतिदिन भोजन कराने का काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोई भी रात को भूखा नहीं सोएगा, लेकिन ये सब काम केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। समाज सेवी संस्थाएं बहुत आगे बढ़कर, सरकार से भी 2 कदम आगे बढ़कर के ये लोग निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। प्रतिदिन 200-250 लोगों को भोजन करवाना, बढ़िया प्रसाद है, खीर है, पुलाव है, रोटियां हैं, सब्जी है, ऐसा मिलाकर के बहुत श्रद्धा भाव से भोजन कराते हैं। मैं सबको बहुत हृदय गहराइयों से अपनी ओर से, हमारे मुख्यमंत्री की ओर से वो बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। कपिल देव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल देव जी, जनता टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये चेहरा आपका नजर आया है, कोविड को लेकर के और क्या कुछ प्रबंधन किए जा रहे हैं क्षेत्र में? देखिए पूजा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको इसमें कवर किया। हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके वहां पे नहीं गए थे। समाज के बहुत सारे लोग, ये जो संस्था है जिसका कल ये कार्यक्रम था, ये 1 वर्ष से लगातार 100, 150, 200 लोगों को प्रतिदिन एक समय, ऐसे निर्धन लोगों को जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को निरंतर प्रतिदिन भोजन कराने का काम करती है। मैं पहले भी वहां गया था, कल फिर वहां गया, तो देख के दिल भावुक भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई। उस पूरी टीम को मैंने शुभकामनाएं भी दी, उनको भोजन परोसा, फिर बोले आप चख के देखिए कैसा भोजन बना है। तो ठीक है, फिर मैंने भोजन लिया, तो फिर वो उनके साथ बैठा, स्वाभाविक था। मुझे बोले आप कुर्सी में बैठिए, मैं नहीं नीचे बैठेंगे सबके साथ, जहाँ सब लोग बैठे, इसलिए मैं सहज भाव से मैं नीचे बैठा। कपिल देव जी, भोजन कराया जा रहा है तमाम जो वंचित लोग हैं इन लोगों को, और भोजन लेना इस समय बहुत बड़ी जो है नीड भी है, लेकिन इसके अलावा कोविड पेशेंट्स के लिए या फिर क्षेत्र के अंदर और भी जरूरतें हों, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा काम जो पिछले 12 दिन 15 दिन जो पूरा एकदम टॉप लेवल पे था कोरोना, तो उस समय ऑक्सीजन की बहुत समस्या थी जी। ऑक्सीजन जो सबसे बड़ा, यानी ऑक्सीजन में आने के लिए पेशेंट के जो जिम्मेदार थे, परिवार के लोग थे, वो आके बोलते थे हमारा मरीज घंटे में मर जाएगा अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिली। और ऑक्सीजन थी नहीं, थी तो बहुत कम थी। तो वो सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारे यहाँ सप्लायर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे तालमेल बना करके उनको ऑक्सीजन दिलवाना एक बड़ा काम था, बड़ा चैलेंजिंग वर्क था। बहुत लोग, 200, 250, 300, 500 लोग ऑक्सीजन की फैक्ट्री के बाहर सिलेंडर लिए हुए खड़े थे। उन सबको संतुष्ट भी करना, उनको ऑक्सीजन भी दिलवाना एक बड़ा काम था, ये हमने कवर किया। और एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि केवल ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से उसकी डेथ हो गई, ये बड़ा काम हो पाया। तो कपिल देव जी, आप जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से जनप्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वो ग्राउंड जीरो पर उतरे, निरीक्षण करें, तो ऐसे में आप तमाम ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जिनके नाम के पोस्टर लग गए हैं उनके क्षेत्र में कि भाई गुमशुदा हैं ये तमाम विधायक, तो उन तमाम जनप्रतिनिधियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं अपनी चर्चा करूंगा। मेरा काम किसी पर टिप्पणी करना नहीं है, उस काम के लिए अपने चैनल और मीडिया के लोग रहते हैं। मेरा विषय ये है कि हमने आजकल मुख्यमंत्री ने कहा कि PSC CSC पे जाइए, उनका निरीक्षण करिए, बोल दीजिए। मैं अभी अपनी CSC पे जा रहा हूँ, वहाँ देखूंगा क्या क्या कमियां हैं, क्या हम कर सकते हैं, और तुरंत वहाँ पे निकलने वाला हूँ आपसे बातचीत करने के बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
तो वहीं राजधानी लखनऊ में सन हॉस्पिटल के मालिक अखिलेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल के मालिक पर पत्रकारों से अभद्रता करने, उनके साथ मारपीट और बंधक बनाने का आरोप लगा था। इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर विभूतिखंड चंद्रशेखर सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अखिलेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया। टीम जांच में जुट गई है। तो वहीं कंबोडिया में भारत की राजदूत देवयानी उत्तम खोबरागड़े ने कंबोडिया की राजधानी में फंसे गोरखपुर समेत पूर्वांचल के 150 से ज्यादा कामगारों की घर वापसी का संदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नागरिकों के लिए प्रवर्तन उड़ान यानी कि नागरिकों को दूसरे देश से लाने की कोशिश हम जल्द से जल्द व्यवस्था इसकी करें। आपको बता दें कि कंबोडिया में फंसे कामगारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वापसी के लिए गुहार लगाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि हम सभी लोगों की सुनी जाए और हम लोगों को अपने देश अपने वतन बुला लिया जाए। रवि किशन जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोग सभी गोरखपुर के वासी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम लोग बहुत फंसे हुए हैं, बहुत लाचार और मजबूर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैराथन दौरा जारी है। सीएम योगी आज मिर्जापुर का दौरा करेंगे। गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी का दौरा करने के बाद सीएम हेलीकॉप्टर से मिर्जापुर भी पहुंचने वाले हैं। यहां पर सड़क मार्ग से वो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी मंडलायुक्त सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। यानी कि दौरा लगातार सीएम का जारी है। गांव का निरीक्षण करेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करते भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर का रुख करेंगे, मिर्जापुर का दौरा करने वाले हैं। वाराणसी के बाद मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चतुरानंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं ग्राउंड जीरो से। चतुरानंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कब तक सीएम पहुंचेंगे? क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर था वो पुलिस लाइन लैंड कर चुका है और उसके बाद वो वहाँ से अब कोविड कंट्रोल रूम की तरफ रुख कर चुके हैं और वहाँ पे निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, सबका जायजा लेंगे, क्या है मतलब क्या कमी है, क्या मतलब सब कुछ पूरा जायजा लेने के बाद वहाँ से 50 मीटर दूर पे मंडलीय अस्पताल है, वहाँ का भी जाके निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे भी देखेंगे कि मतलब क्या सही तरीके से सब सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद वहाँ से कमिश्नरी ऑफिस में सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक है उनकी, इसमें प्रमुख है कोविड के बारे में बात होगी। उसके बाद विंध्याचल कॉरिडोर के बारे में बात होगी और तमाम सी समस्याएं जनप्रतिनिधि अपना रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने। उसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नुआव गांव है जी, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे भी सर्वे करेंगे, देखेंगे कि क्या मतलब माहौल है, क्योंकि अभी उधर से कंटिन्यू मतलब डेली कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे उस गांव से, पर्टिकुलर उस गांव से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चतुरानंद, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम कार्यक्रम है मिर्जापुर में सीएम के पहुंचने के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत सिंह के निधन के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के नए प्रमुख के तौर पर आज ताजपोशी की जाएगी। मंगलवार को आरएलडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरएलडी के नए चीफ के तौर पर उनके नाम की घोषणा हो सकती है। इस समय पार्टी का ध्यान उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है। पश्चिम यूपी में पार्टी कृषि कानूनों और जाट आरक्षण जैसे मुद्दों पर किसानों और जाटों को साधना चाहती है। आरएलडी के संस्थापक रहे अजीत सिंह चौधरी का 6 मई को कोरोना के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद जो अध्यक्ष की कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है। पिता की मौत के 18 दिनों के बाद जयंत को आरएलडी का नया प्रमुख घोषित किया जाने वाला है। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अनिल दुबे ने बताया है कि आज होने वाली बैठक में जयंत का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनाव निश्चित है। तो आपको बता दें कि जयंत चौधरी का आज चुनाव हो सकता है और ताजपोशी हो सकती है।
वहीं इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने विकास प्राधिकरण को मस्जिद का नक्शा सौंप दिया है। 11 सेटों में मस्जिद का ये नक्शा सौंपा गया है। ट्रस्टी कैप्टन अफजल अहमद ने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह को मस्जिद का नक्शा सौंपा है। इस दौरान प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 89,000 रुपए जमा कराए गए हैं। आपको बता दें कि सुहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ में मस्जिद बनने वाली है। मस्जिद परिसर में ही हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन मस्जिद के मार्फत दी गई है। तो वहीं अब बस इंतजार है परमिशन का। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।